रात का समय था। चारों तरफ काफी घना अंधेरा था और उस घने अंधेरे में एक लड़का वीरेन, जो कि गाना गाते हुए जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। लागी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग प्रीत मेरे शंकरा। वीरेन ये गाना गा ही रहा था कि तभी उसको एक आवाज आती है। तेरे मुंह से भोले शंकर का गाना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तू एक पापी है, पापी। क्या? कौन है यहाँ पर? और तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं तेरी मौत हूँ, मौत। और तूने इस धरती पर बहुत ही ज्यादा पाप किए हैं। वो कहते हैं ना, पाप का घड़ा ज्यादा समय तक नहीं टिकता। ठीक उसी तरह से तेरे पाप का घड़ा भी भर गया है और तेरे पाप का विनाश करने मैं स्वयं आई हूँ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, समझा तू? कहीं ये डरा तो नहीं? ऐसा तो नहीं कि वो मुझे यहाँ डराने की सोच रही हो? कोई बात नहीं नैना की बच्ची, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तुम खुद को समझती क्या हो? मूर्ख, मैं नैना नहीं हूँ, मैं तेरी मौत हूँ, मौत। वैसे ये आवाज से तो नैना नहीं लग रही है। आखिर ये है कौन जो मुझे डरा रहा है? लेकिन तुम हो कौन और इस तरह मुझे धमकी नहीं दे सकती हो? अगर हिम्मत है तो मेरे सामने आओ। वो ये बात बोल ही रहा था कि तभी उसके कानों में सरसराने की आवाज आती है। उस आवाज से वीरेन विचलित होकर साथ साथ डरने भी लगता है और वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन उसको वहाँ कोई नजर नहीं आता। पीछे देख, तेरी मौत तेरे सामने है। कौन है? अगर तुम मेरे सामने खड़ी है तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे मूर्ख, पेड़ की डाली पर देख। सांप? सांप बोल कैसे सकता है? ठीक वैसे ही जैसे तुम बोलते हो। इस तरह एक बार फिर से सांप पेड़ से नीचे उतरता है और वो अर्धनागिन रूप में बदलकर वीरेन के सामने एक इच्छाधारी नागिन के रूप में आ खड़ी हो जाती है। और उस इच्छाधारी नागिन को देखकर वीरेन के पसीने छूट जाते हैं और वो उसको बिना कुछ कहे वहाँ से आगे की तरफ भागने लगता है। लेकिन वो अर्ध रूपी नागिन उसको भागने से रोक लेती है और अपनी पूंछ में जकड़ लेती है। इस तरह से वो गिड़गिड़ाते हुए उससे अपनी जिंदगी की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। मांग मांग भीख अपनी जिंदगी की। आखिर मैं भी तो देखूं, कब तक तू मुझसे अपनी मौत की भीख मांगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। आगे से मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे किसी को चोट पहुँचे। आज तेरी मौत निश्चित है, आज तू नहीं बचेगा। इस तरह से अब वो नागिन उसको अपनी पूंछ में जकड़े हुए हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद वो अपनी लंबी जुबान करके उसे डस लेती है। अचानक ही उसको छोड़ देती है और इस तरह वीरेन नीचे आ गिरता है। वीरेन अब तड़पने लगता है, साथ ही उसका पूरा शरीर नीला पड़ जाता है। उसको ऐसे तड़पता देखकर नागिन हंसते हुए खुद से कहती है, आज तुझे तड़पता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। आज मैंने एक कातिल को मार दिया। तेरे ही जैसे अब मैं उस हर इंसान को मार दूंगी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। नागिन खुद से बातें कर रही थी कि तभी वहाँ पर एक लाल नागिन, जिसका नाम विष था, रेंगते हुए आती है और वो नागिन भी अब अपने अर्धनागिन रूप में आकर कहती है, मोनी शेष नागिन को विष का प्रणाम। मोनी, तुम अपना बदला बखूबी ले रही हो, लेकिन क्या हम अपनी इस रफ्तार से अपने कातिलों तक पहुंच पाएंगे? मतलब हम अपने बदले की शुरुआत ऐसे जंगलों में रहकर करेंगे या अपने बदले के लिए कोई और रास्ता चुनेंगे? तुम चिंता मत करो दीदी, मुझे अपना इंतकाम कैसे लेना है मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। मोनी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर करना क्या है? करना कुछ नहीं है। अब हम अपना इंसानी रूप लेकर रजत के घर में जाएंगे, जिसके बाद हम अपने दूसरे कातिल को मारेंगे। इस वीरेन की मौत से आज से अभी से मेरा इंतकाम शुरू हो गया है। अब मैं उस भारद्वाज हाउस को नहीं छोड़ूंगी। मैं उस खानदान का नामो निशान मिटा दूंगी। इस बदले की आग में जलती हुई नागिन का इंतकाम अब पूरा होगा। मुझे मेरा इंतकाम लेने से कोई नहीं रोक सकता। नागिन गुस्से में थी और उसको बदले की आग में जलता हुआ देखकर विष भी जोर जोर से हंसने लगती है। दोनों नागिन अब हंस रही थी कि तभी बादल गरजते हैं और तेज बरसात आती है। बारिश में अब दोनों नागिन अपने नागिन रूप में आकर नाचने लगती है। ऐसे ही सुबह होती है और इस तरह अब मोनी अपने नागिन रूप में आकर
पेड़ पर चढ़ी हुई सड़क की तरफ देख रही थी कि तभी वहाँ से एक कार गुजरती है। उस कार को देखकर अब मोनी भी उस कार के पीछे रेंगते हुए जाने लगती है और कुछ ही समय बाद नागिन कार के सामने आ जाती है और अपने विशाल रूप में आकर वो कार को अपनी पूंछ में जकड़ लेती है, जिसके बाद वो अपने मुंह से हवा का एक बवंडर निकालती है और कार में बैठा हुआ रजत बहुत डर जाता है। रजत के साथ उस कार में उसकी 3 बहनें भी बैठी थी। वो तीनों खूब जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं। तीनों को चिल्लाते हुए देखकर रजत उन्हें दिलासा देते हुए समझाता है। हालांकि रजत खुद भी बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो अपनी बहनों से कहता है, अंशिका, पारुल, अवनी, तुम तीनों डरो मत, मैं कुछ करता हूँ। लेकिन भैया ये है क्या? पता नहीं, लेकिन जो भी है काफी भयंकर है। रजत अपनी कार का शीशा जैसे ही खोलता है वैसे ही वो नागिन उसकी कार को नीचे रख देती है और अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है। इस तरह अब रजत बाहर आता है, लेकिन उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो चीज क्या थी। और इस तरह अब एक बार फिर रजत अपनी कार आगे की तरफ बढ़ाने लगता है और थोड़ी देर बाद वो अपने घर पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि उसके घर में तैयारियां हो रही है। उन तैयारियों को देखकर रजत अपनी माँ सुमित्रा से कहता है, माँ, ये तैयारियाँ कैसी? बेटा रजत, ये तैयारी हम तेरे लिए करवा रहे हैं। पर माँ, ये तैयारियाँ मेरे लिए हो रही हैं। ठीक है, लेकिन ये तैयारियाँ हो क्यों रही हैं? तुझे देखने के लिए लड़की वाले आ रहे हैं, बस इसलिए ये तैयारियां हो रही है। अब तू जा, जल्दी से तैयार हो जा, लड़की वाले आते ही होंगे। अब मैं माँ को कैसे बताऊँ कि मैं उनकी पसंद से शादी नहीं करना चाहता? मेरी पसंद तो विश है, मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आखिर मैं कैसे बताऊँ माँ को? इस तरह खड़े होकर कौन से सदमे में चला गया बेटा तू? जा भी। इस तरह अब रजत वहाँ से चला जाता है तो वहीं पारुल, अंशिका, अवनी अपनी माँ के पास आती हैं और अपनी माँ को गले से लगाकर सब बात बताती हैं। उनकी बातें सुनकर सुमित्रा बहुत चिंतित हो जाती है। तभी उसके कानों में हॉर्न की आवाज आती है और जब वो बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई और नहीं बल्कि लड़के वाले थे। उनको देखकर अब सुमित्रा उनको लेकर अंदर आती है और जब वो सभी अंदर आ जाते हैं तब तक रजत भी रेडी होकर हॉल में आता है। रजत को देख अब लड़के वाले उसको पसंद कर लेते हैं और 2 दिन बाद की शादी की डेट को फिक्स करते हैं। रजत अब बाहर की तरफ जाता है और अपने भाई पर्ल को कॉल करता है और उससे कहता है, हेलो पर्ल, यार एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम? वो भी मेरे भाई को? ऐसे कैसे हो सकती है? बस हो गई भाई। दरअसल मैं विश से प्यार करता हूँ और मेरी माँ किसी और लड़की से शादी करवाना चाहती है। 2 दिन बाद शादी है भाई, कुछ कर, मैं ये शादी नहीं करना चाहता। चल मैं कल ही आता हूँ। अगले दिन पर्ल आ जाता है और अपने भाई को इतनी परेशानी में देखकर वो उससे कहता है, क्या हुआ रजत, तू इतना परेशान क्यों है? भाई मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर मैं क्या करूँ। मसला तो बड़ा है, अब करना क्या है बता। अरे मुझे पता होता तो क्या मैं तुझसे हेल्प लेता। दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वहाँ पर सुमित्रा आती है और पर्ल को देखकर वो खुशी से कहती है, पर्ल बेटा तू कब आया? बस माँ अभी आया हूँ। वैसे माँ मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बेटा, क्या बात है? माँ, जब भाई किसी और से प्यार करते हैं तो आप उनकी शादी उनसे ना करवाकर अपनी पसंद से क्यों करवा रही हैं? पर्ल, मैं तेरी सेफ्टी चाहती हूँ। तू नहीं जानता कि तेरे साथ कितनी बड़ी अनहोनी हो सकती है अगर तेरी शादी नहीं हुई तो। और तेरी शादी होने से पहले ही रजत की शादी करवाना चाहती हूँ मैं। माँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। कल रात इस घर में 2 शादियाँ होंगी, एक रजत भाई की, दूसरी मेरी। लेकिन मेरी शादी रजत भाई के लिए देखी गई लड़की से होगी और रजत भाई की उनकी पसंद की लड़की से। पर बेटा। बस माँ, बहुत हुआ। इतना कहकर पर्ल वहाँ से चला जाता है। सुमित्रा अब सोच में पड़ जाती है तो वहीं दूसरी तरफ गमले में छुपी हुई नागिन ये सब कुछ देख रही थी और जैसे ही सुमित्रा वहाँ से जाती है वैसे ही नागिन अपने अर्धनागिन अवतार में आकर खुद से कहती है, बस तुम्हारी मौत की शुरुआत हो गई है।